अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको पता चल चुका होगा कि किस बारे में आज बात होने वाली है। आज बात होने वाली है DS-160 फार्म के बारे में, जिसका US वीज़ा लेने के लिए बहुत अहम रोल है। तो जो US वीज़ा है वो तकरीबन इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ DS-160 फार्म जो है उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी US वीज़ा के बारे में कि जो मेरा US का वीज़ा अप्रूव हुआ था, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे लोगों के उसके अंदर क्वेश्चन थे इस बारे में, DS-160 फार्म के बारे में। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इवन कि मैंने आपको बोला था कि DS-160 फार्म के बारे में आप यूट्यूब के ऊपर आपको 3-4 वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आप जो है ना प्रॉपर गाइडेंस लेके तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का उसके अंदर मेरे साथ क्वेश्चन था कि सर हम 3-4 वीडियो देखें, उससे बेटर है कि आप एक मुकम्मल वीडियो बना के अपलोड करें, जिससे हमें फ़ायदा हो और हम आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे उस बारे में कि जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि आज दो चीज़ों पर बात होने वाली है। लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं, मेरे कमेंट्स किए हैं, मतलब या व्हाट्सएप पे मुझे कॉल की है या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके जो सवाल पूछे हैं, वो जो बहुत कॉमन सवाल पूछे हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। उसके बाद DS-160 फार्म को कंप्लीट आपको ऑनलाइन कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाके आपको दिखाऊंगा ये किस तरह फिल करते हैं, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लोग US का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मेरी वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने फ़ीस जमा करवाई है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। पहले वो डर रहे थे, लेकिन अब वो जो है हिम्मत कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने फ़ीस सबमिट करवाई है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा मसला बन रहा है। मैंने ये वीडियो में पहले भी बताया था कि अपॉइंटमेंट जो है वो आप पे डिपेंड करता है। आपने सुबह शाम उठ के देख के बार बार शेड्यूल करके चेक करना है कि किस तरह आपको मतलब कि अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो एक दो क्वेश्चन उसके अंदर ये थे कि लोग कहते थे कि सर हम अपॉइंटमेंट कितनी दफ़ा ले सकते हैं। एक दफ़ा जब आप फीस पे करते हैं, उसके बाद जो आपको पहली अपॉइंटमेंट मिलती है एक, वो उसके अलावा 3 अपॉइंटमेंट आप और रिशेड्यूल कर सकते हैं। उसके अलावा एक दो बंदे का क्वेश्चन ये था कि सर जी हम अपनी अपॉइंटमेंट जब रिशेड्यूल करते हैं तो वो कितनी दफ़ा होती है कि यहाँ क्या सीन है, उनको चीज़ की समझ नहीं थी आई। उसमें मैंने कहा था कि एक दिन में ये होता है कि उसको ये ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी जो मैक्सिमम जो है लिमिट ख़त्म होने वाली है अपॉइंटमेंट्स की, तो आप ये इस दफ़ा ना अपनी अपॉइंटमेंट उठा लें। तो वो बंदा परेशान हो गया, उसने मुझे मैसेज किया। उससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप एक दिन में एक लिमिटेड टाइम होता है, एक लिमिटेड मतलब कि आप लिमिटेड टाइम दफ़ा आप देख सकते हैं, मतलब कि 10 दफ़ा या 15 दफ़ा दिन में आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करने के लिए उसको चेक कर सकते हैं। जब उससे लिमिट आपकी क्रॉस होती है तो वो आपका अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद दोबारा ओपन हो जाता है नेक्स्ट डे। ठीक है, ये अगर आप 10 दफ़ा देख चुके हैं, आपको पता है कि वो लिमिट की आपके ऑप्शन आनी शुरू हो गई है, तो आप उसको ना देखें, नेक्स्ट डे आप दोबारा देखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। वो कोई इशू नहीं है। वो इसलिए होता है कि हर टाइम बंदा चेक इन ना करता है, इसलिए उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब थोड़े से मेरे पास क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं लोगों के, वो मैंने अपने पास रखे हैं। वो पहले उनका आपको जवाब देता हूँ, उसके बाद DS-160 फार्म के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते उनके लिए अपना एक अलग से नुकसान ये है कि जिन्होंने US की वीडियो मेरी देखी है, अब उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन के बटन पर क्लिक नहीं किया, तो अब उनको ये मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि जो वो उन्होंने क्वेश्चन मुझे किए हुए हैं उनको आंसर कैसे मिले। वो इसी तरह मिलेगा ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। जी, पहला कमेंट जो आया था वो जी आपको वीज़ा कितने टाइम का मिला है और सिंगल एंट्री है या मल्टीपल। दोस्तों मुझे 5 साल का वीज़ा मिला है, ठीक है, US का, और ये मल्टीपल एंट्री है। उसके बाद जी क्या ये वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। भाई देखें, हम विज़िट के लिए जा रहे हैं तो हमें विज़िट ही करना चाहिए। और पहली बात, जो विज़िट वीज़े पे जाते हैं वो वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होता। अगर आप उसको करवाने की कोशिश करते हैं तो आप 10 साल पाकिस्तान नहीं आ सकते। 10 साल के बाद अगर कुछ हो सकता हो तो वो प्रोसीजर अलग होता है, उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम विज़िट वीज़ा की बात कर रहे हैं, वर्क परमिट की बात नहीं कर रहे। उसके बाद जी अपॉइंटमेंट जल्दी कैसे मिल सकती है, उसका वही मैंने आपको बता दिया है कि उसको आप बार बार चेक करें तो आपको जल्दी की मिल जाती है। उसके बाद बोला गया जी भाई अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट में और बिजनेस अकाउंट में। बैंक का स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो देखें, मुझे नहीं इस बात का पता कि उनके पास कौन सा सोर्स होते हैं, वो कैसे चेक करते हैं। मुझसे उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं थी ली, लेकिन जो मेरी अपनी स्टेटमेंट थी वो तकरीबन 2.5 मिलियन की थी। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ अपना पर्सनल अकाउंट था, बिजनेस अकाउंट मेरे पास नहीं था। ये भी आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद नुमान भाई USA वीज़ा में एड्रेस होटल का मेंशन करना चाहिए या रिलेटिव का। DS-160 फार्म में एक जो
प्रॉब्लम आती है वो यही लोग मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं कि DS-160 फॉर्म में वो लिखा होता है US में जो आपका कोई रिलेटिव है उसके बारे में बताया जाए। तो उसका मैं आपको DS-160 फॉर्म के अंदर आपको डिटेल से बता दूंगा, तो वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। सिंगल, अच्छा उसके बाद उन्होंने बताया कि आपने उसके अंदर सिंगल सिटी का बताया था या मल्टीपल सिटी का बताया था DS-160 में। भाई उसमें मैंने सिर्फ एक ही सिटी का बताया था, वो भी न्यूयॉर्क का। उसके बाद जी भाईजान मैंने 2021 में, हाँ ये क्वेश्चन है भाई का जी, हमने जो पहले फॉर्म फिल करके अपलोड कर दिया उसमें मेरा ट्रैवल प्लान 2021 का था, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो अपॉइंटमेंट मुझे मिल रही है अब 2022 की। तब इसका क्या किया जाए? उसका ये होता है कि एक नया फॉर्म जो है आप फिल करें। आपका पिछला कंप्लीट हो गया, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। आप एक नया फॉर्म फिल करें, उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो एप्लीकेशन नंबर उठाएं, और जहाँ आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं जिस पेज के ऊपर वहाँ जाएँ, वहाँ जब अपॉइंटमेंट वाला उसको लॉगिन करें, जहाँ प्रोफाइल होती है प्रोफाइल पे क्लिक करें, और वहाँ पे लिखा होगा आपके DS-160 फॉर्म का नंबर, उसको डिलीट करके नया उसके अंदर डाल दें और उसको अपडेट कर दें, सेव कर दें। तो आपका जो नया फॉर्म है वो उनके पास जाएगा, पुराना जो है वो उनका, उससे कोई कंसर्न नहीं रहेगा, क्योंकि जो DS-160 फॉर्म का जो आप उनको कन्फर्मेशन भेज देते हैं उस हिसाब से वो उसको ओपन करके देखते हैं। ठीक हो गया अनुमान भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके। हाँ जी, इसमें एक और क्वेश्चन है कि जी आपने स्पॉन्सर लगाया था साथ के नहीं? नहीं सर, मैंने किसी किस्म का कोई स्पॉन्सर, कोई इनविटेशन, कोई चीज़ नहीं थी लगाई। मैंने सिंपल ये विजिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इनविटेशन नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन है जी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए USA का? भाई USA का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रेयर केस में, बहुत रेयर केस में मैंने देखा है कि फ्रेश पासपोर्ट पे USA का वीज़ा मिलता है, लेकिन फिर वो ही बात आ जाती है, लक पे डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत रेयर केस में विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री मैंने वीज़े लगते देखे हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्टूडेंट वीज़े लग रहे हैं कि नहीं? जी स्टूडेंट वीज़े लग रहे हैं, उनके भी तकरीबन 90% रेशो चल रही है, US के भी वीज़े लग रहे हैं। उसके बाद होटल बुकिंग लगाई थी क्या आपने और पेड या? हाँ जी, होटल बुकिंग के बारे में बात करें तो होटल बुकिंग जो है वो आपने लगानी होती है। लगानी होती क्या, उसके अंदर सर मेंशन करना होता है कि आपने किस डेट से किस डेट को उधर रहना है। उसके अंदर आपने होटल का नाम लिखना होता है, मोबाइल उनका नंबर लिखना होता है, मतलब उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है, एड्रेस वगैरह सब सारी डिटेल देनी होती है। इससे बेटर ये है आप होटल बुक कराएँ। बुक ये है कि होटल आप US का कोई भी होटल बुक करेंगे ना, उसके अंदर आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगेगा। उसमें ये होगा कि वो आपसे अमाउंट काटेंगे नहीं, लेकिन वो गारंटी के तौर पे आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर अपने पास नोट रखेंगे। फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते हैं, उससे 2-3 दिन पहले ही वो आपके अमाउंट में से कुछ काटेंगे या नहीं काटेंगे, वो पे एट होटल भी आप कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। तो पेड या अनपेड का मसला नहीं, आप सिर्फ रिजर्वेशन लगाएं, क्रेडिट कार्ड नंबर उसके अंदर लगा होता है, वो समझे आपकी पेड ही है। तो वो अब पे एट होटल कर लें या आप पे बाद में कर लें, मतलब पे ना करें आप उसको, ऑप्शन ऐसी होती है hotelbooking.com में। नुमान भाई होटल बुकिंग ज़रूरी आती है और ये किसी भी क्रेडिट कार्ड से करवा सकते हैं? हाँ, होटल बुकिंग भाई ज़रूरी होती है और आप किसी के भी क्रेडिट कार्ड से करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड आपके अपने नाम का हो। अप्लाई किया USA वीज़ा के रूम? हाँ, एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई मैंने USA का वीज़ा पहले अप्लाई किया हुआ था, उसके अंदर मैंने पहले रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसकी वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो मैं दोबारा अप्लाई करूँ तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा? भाई पहली बात मैंने पहले भी आपको बोला था, US का वीज़ा अप्लाई करते हुए किसी किस्म की कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दें, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहली बात तो ये जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे जो है सेटिस्फाइड नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अगर पहली दफ़ा उसने आपको पकड़ लिया तो दूसरी दफ़ा भी वो यही समझेगा कि आप अब भी झूठ बोल रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप झूठ बोल के एक दफ़ा एप्लीकेशन फिल करें, दूसरी दफ़ा आप सच्ची भी लिखें तो वो चीज़ को नहीं मानेंगे। जिस तरह मिसाल थी ना, शेर आ गया, ये वही सीन है कि पहले आप झूठ बोलेंगे, बाद में सच भी बोलेंगे, उनको लगेगा ये झूठ है, तो दूसरी दफ़ा वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी ड्रेसिंग क्या थी। कई लोगों ने पूछा बार बार मुझसे कि आपकी ड्रेसिंग क्या थी। भैया जो मैंने USA की वीज़े की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसका जो थंबनेल था उसके अंदर जो मेरी पिक्चर थी, थंबनेल के अंदर वो जो मेरी ड्रेसिंग थी वही मेरी ड्रेसिंग थी जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, भैया जब आपने ये विजिट वीज़ा अप्लाई किया था उसमें आपने B1 B2 सेलेक्ट किया था कि B2 सेलेक्ट किया था? क्योंकि B2 जो है वो है विजिटर के लिए और B1 जो है वो बिज़नेस वीज़ा के लिए, तो मैंने B1 B2 दोनों सेलेक्ट किए थे। फॉर एग्जांपल आज मैं विजिट पे जा रहा हूँ, कल मैं किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए भी जा सकता हूँ, तो मुझे वो अलाउ करेंगे क्योंकि मेरे पास वीज़ा होगा B1 B2। अगर B2 है तो सिर्फ आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, उसके अलावा वहाँ कोई काम नहीं कर सकते। और उसके बाद सवाल था जी सोशल मीडिया अकाउंट जो है
उसके बारे में भी फॉर्म में पूछते हैं। जी भाई, फॉर्म के अंदर DS-160 फॉर्म के अंदर आपके सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछते हैं। उसके अंदर आप अपने यूट्यूब का चैनल दे सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सारे अकाउंट जो है वो दे सकते हैं। वो भी मैं आपको जब फॉर्म फिल करूँगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद लोगों ने क्वेश्चन पूछा DS-160 फॉर्म में आपने अर्निंग कितनी लिखी। भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हो, उस हिसाब से लिखें आप अपनी, ठीक है। जितनी आपको लगती है कि ठीक है आप की हो सकती है आप उतनी लिखें। ये एक मेरी पर्सनल बात है, ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि मेरी कितनी इनकम है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई, DS फॉर्म करने की वीडियो बना दें। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि DS-160 फॉर्म फिल करने की वीडियो बना दें। ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो भी वही क्वेश्चन बार बार पूछे कि जा रहे हैं कि जी DS-160 फॉर्म के अंदर कॉन्टैक्ट आता है, वहाँ पर क्या लिखें। हाँ, एक और क्वेश्चन जिन लोगों से पूछा है कि उस US के वीज़ा अप्लाई करते वक्त DS-160 फॉर्म में वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ से रिफ्यूज़ हैं। भाई वो उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है आप कहाँ कहाँ से रिफ्यूज़ हैं। बस उनको क्या कंसर्न है कि आप USA से कभी रिफ्यूज़ हुए हैं, तो बस आपने उसके बारे में मेंशन करना होता है, बाकी का वो पूछते भी नहीं हैं। उसके बाद फ़्लाइट की बुकिंग लगानी होती है, ठीक है। वो फ़्लाइट बुकिंग हो आपके पास, आपको पता लगता है कि आपकी मतलब कि जाने की टिकट का फ़्लाइट नंबर क्या है और आने की फ़्लाइट नंबर क्या है। ट्रैवल प्लान जो है वो भी आपको देना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ फॉर्म फिल करते वक्त। भाई क्या, हाँ, इसके को अच्छा था कि भाई स्टडी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जी हाँ, स्टडी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी या उससे ऊपर की कोई डिग्री है तो उसका आप उसके अंदर मेंशन करें। तो मेरी यूनिवर्सिटी की थी, वो मैंने उसके अंदर मेंशन कर दिया। उसके बाद फंड सबमिशन अपडेट कर सकते हैं। जी, ये क्वेश्चन थे कुछ जो नॉर्मली लोगों ने बार बार कमेंट्स में पूछे हुए थे। ये तो हो गए कंप्लीट। अब हम आगे जाते हैं DS-160 फॉर्म के बारे में। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो मैं इसको 2 पार्ट में नहीं करूँगा, एक पार्ट में ही करूँगा, तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चन जो थे ये भी इसके अंदर आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद अब ये DS-160 फॉर्म है, उसका भी मैं कंप्लीट आपको वीडियो जो है बना के देता हूँ कि किस तरह शुरू से लेके एंड तक उसको फिल करना है। उसके बाद अब मैं कोशिश करूँगा कि जिस लोगों का क्वेश्चन है कि सर अगर हम फॉर्म दोबारा नया अपडेट करना हो, फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट करना हो, मतलब तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, तो मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट पे वो भी एक पार्ट डाल दूँ अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। तो चलिए अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहाँ जाके मैं आपके साथ आपको DS-160 फॉर्म फिल करने में मदद करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DS-160 फॉर्म के बारे में। DS-160 फॉर्म सबसे पहले ये क्लिक करना है। इसके अलावा मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये दोबारा चेंज होगा, ये कोड जो है ना दोबारा चेंज होगा। जैसे कि ये कोड आ चुका है। अब ये स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, अगर इसके पहले आपने एप्लीकेशन फ़िल की है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने या फिर आधे आपने अपनी एप्लीकेशन फ़िल की है, पहली दफ़ा सिर्फ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड टाइम आप हमेशा इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपके नाम के पहले 5 हिंसे, उसके अलावा पे एप्लीकेशन नंबर, आपका जो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ मैं अपने नाम लिख लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद आप जिस साल में पैदा हुए हैं वो आपने लिखना होता है। सर नेम हमेशा होता है आपका सेकंड नेम, तो सेकंड नेम मेरा नुमान, फर्स्ट नेम मोहम्मद, ठीक है। ये आपके लिए मैं फिल करता हूँ। नेटिव मतलब कि आपने उर्दू में लिखना था, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 9 लिखें, यहाँ पे भी 9 लिखें। टेलीकोडेड 9 मेल, इधर आ गया मेल। इधर लिखा है हैव यू एवर बीन यूज अदर नेम, अदर नेम अगर आपका हो तो यस, अदरवाइज नो। मैरिजल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन आगे आपकी वाइफ की भी वो पूछेंगे। उसके बाद आपने वहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जब भी आपने एप्लीकेशन फ़िल करनी है, फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आप कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट उठाने के लिए जब एप्लीकेशन फ़िल करते हैं तो आपका जो पहले पेजेस है ना, इसको आप ज़रूर 2 पेज का ज़रूर फिल करें, क्योंकि सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो प्लीज़ आप साथ सपोर्ट कीजिएगा, आपके लिए ये सारी मेहनत हो रही है।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन लोगों के इसके अंदर जो है वो कंप्लीट नहीं थे हो रहे, बार बार क्वेश्चन थे DS 160 फॉर्म के बारे में, तो मैंने कहा चलिए इसकी एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको दे दूँ। आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके अलावा इधर लिखा हुआ है जी आपके पास किसी और कंट्री की PR है, नहीं है तो नो। इधर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद डज नॉट अप्लाई, ये आपका नंबर नहीं है, ये भी आपके रिलेटेड नहीं है, ये US वालों के रिलेटेड है। उसके अलावा आ गया जी अपने को वीज़ा कौन सा अप्लाई करना है, ये है जी बिजनेस अप्लाई विजिटर। उसके बाद इसकी स्पेसिफाई कौन सी है जी B1 B2। ये B2 होता है विजिटर के लिए, ये होता है बिज़नेस के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने B1 B2 करना है। इसमें यह कॉल को फॉर एग्जाम्पल आपको जाना पड़ता है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बिज़नेस के लिए भी जा सकते हैं। ट्रैवल, इसको हमेशा आप यस पे क्लिक करें, ठीक है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं, अगर ट्रैवल प्लान आपका कुछ नहीं है, फिर भी आपके अंदर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं और आपके अराइवल डेट क्या है। ये 2 चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। जब यस करते हैं तो इसके अंदर आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जाती है, आपका फ़्लाइट नंबर कि किस फ़्लाइट से आप जा रहे हैं, इत्तेहाद की ये फ़्लाइट नंबर है, उसके बाद किस सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिपार्चर डेट, अब जिस फ्लाइट से आप मतलब कि वापस आ रहे हैं वो, ये जब आ रहे हैं वो वाली डेट, ठीक है। उसके बाद ये लोकेशन, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप न्यूयॉर्क में जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में जो लोकेशन है जहाँ आपने घूमना है वहाँ पे जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गई और सेंट्रल पार्क हो गया, नायग्रा फॉल हो गया, वो आपने यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिखना है सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क, ऐड अदर, ठीक है। तो ऐड अदर पे जाएंगे तो इधर एक और लोकेशन आप डाल लेंगे जिधर आपने जाना है, ठीक है। जिसे 5 तकरीबन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है आपने US में जहाँ आपने रहना है। यहाँ पे अपने होटल की डिटेल डालें, उसका एड्रेस किस सिटी में है, किस स्टेट में है, स्टेट भी फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क है और सिटी भी न्यूयॉर्क है। उसके बाद इधर आपने जिप कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आपका एक्सपेंस है वो कौन आपको दे रहा है। यहाँ पे आप अगर बिजनेस में तो ज़ाहिर बात सेल्फ है, या अगर जॉब भी कहीं करते हैं तो फिर भी आपने सेल्फ पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे 9 पे इसलिए क्या है कि क्योंकि वो काफ़ी लंबा जो प्रोसीजर हो जाता है। ये मैं यहाँ पे सिंपल अराइवल डेट लिख देता हूँ, ठीक है। मार्च तो यही चल रहा है, चलें आगे। इसके बाद कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, फिर अगर आप सिंपल 9 लिखेंगे ना तो फिर आपको पूछेंगे कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 दिन के लिए जा रहे हैं। फिर भी आपको एड्रेस होटल का यहाँ लिखना ही पड़ेगा। बात तो वही हो गई, मैंने शॉर्टकट लिया लेकिन बात फिर वही होगी, लंबा ही काम हो गया। न्यूयॉर्क स्टेट, न्यूयॉर्क किधर गया, न्यूयॉर्क का फिल्म भी हो जाती है इस तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। चल भाई नेट थोड़ा सा जल्दी कर। उसके बाद आर यू ट्रैवल, अगर आपके पास साथ कोई ट्रैवल करना चाह रहा है फैमिली मेम्बर तो यस, अदरवाइज़ नो। अगर सिंगल अप्लाई करें तो नो पे करें। उसके बाद हैव यू एवर बिन इन द US, इससे पहले आप कभी US गए हैं, अगर गए हैं तो यस। इसके पहले आपको कभी US का वीज़ा मिला है, अगर यस मिला तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद एवर यू बिन रिफ्यूज़, अगर इससे पहले आपका कभी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अगर यस हुआ है तो यस पे, नहीं तो नो। उसके बाद ये आ गया जी आपकी मतलब कि पोटेशन किसी ने फाइल की है वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए US में, अगर नहीं की तो नो, अदरवाइज़ यस। आगे आ गया जी आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपके घर का एड्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिखें, यहाँ पे आप अपने सिटी लिखें, ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना सूबा लिख दें। उसके बाद आ गया ज़िप कोड आ गया जी यहाँ पे। उसके बाद आपकी कंट्री आ गई। और सुबह ये आपका पूछना है कि आपका मेलिंग एड्रेस आपके होम एड्रेस से सेम है, तो अगर सेम है तो यस, अदरवाइज नो करके दूसरा एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर, वर्क फ़ोन नंबर अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि लास्ट 5 ईयर में आपका कोई मोबाइल नंबर और भी थे, अगर हैं तो यस लिख कर वो सारे मोबाइल नंबर नीचे ऐड करते जाएं, ठीक है। जैसे कि अब ये हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड एंड अदर करेंगे तो एक और ऐड हो जाएगा। उसके अलावा भी कोई है तो फिर और ऐड हो जाएगा, अगर नहीं है तो सिंपल नो पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है अपना,
तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन वही है जो ऊपर नंबर वाली है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो उसके बाद लिखा है जी हैव इसके अलावा आपके लास्ट 5 ईयर में कोई ईमेल एड्रेस रहे हैं तो येस पे करें, तो वो भी ऐड कर दें। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर हैं तो लिखने चाहिए। मैंने तो तकरीबन जितने भी थे 3-4 मैंने सारे ऐड किए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सोशल मीडिया के बारे में लोग पूछते हैं। ये देखें, अगर आपका कोई यूट्यूब का चैनल है तो वो, फेसबुक है तो फेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो ये आपने क्या करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे इंस्टाग्राम सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने लिंक देना उसका। जैसे कि इंस्टाग्राम का अकाउंट अपन ओपन करें और उसका जो अपने होम पे जाएँ, अपने मतलब अकाउंट के प्रोफाइल पे जाएँ, तो उसका जो है लिंक, यहाँ से लिंक उठाएँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ऐड एन अदर वन करेंगे तो साथ ही यहाँ ऑप्शन आ जाएगी इसके फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा कौन सा, जी फेसबुक है, फेसबुक क्लिक करें तो उसका लिंक दें। ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपना, जैसे कि अभी इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं वो अपना उठा के यहाँ डाल देता हूँ। ये जी इंस्टाग्राम आ गया। ये होम पे के, ये प्रोफाइल, ये मेरा ठीक हो गया है। इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डू यू हैव प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल। इधर ये क्वेश्चन है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन और पिक्चर वीडियो किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम नहीं करना चाहते तो सिंपल नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ यस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे पासपोर्ट, अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर पासपोर्ट, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर जो है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये बुक नंबर, पासपोर्ट बुक नंबर, आपके पासपोर्ट के ऊपर बुक नंबर लिखा होता है, बुकलेट नंबर, वो आपने बायो पेज के ऊपर लिखा होता है, वो यहाँ आपने लिखना है। ये भी ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे डन अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपनी सिटी यहाँ पे लिखनी है कि जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। उसके बाद स्टेट लिखनी है जिस स्टेट से इशू हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान तो ठीक हो गया। डेट ऑफ इशू लिखनी है, कब आपका पासपोर्ट जो है वो इशू हुआ है। ठीक है, चल करके जल्दी 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 जल्दी। इसके अलावा आपका कभी पासपोर्ट गुम हुआ है तो यस लिखें, और यस लिख के यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट नंबर, उसकी डिटेल लिखेंगे, कहाँ आपका गुम हुआ और कैसे गुम हुआ है, वो डिटेल आपने लिखनी है। अगर नहीं गुम हुआ है तो नो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पासपोर्ट गुम हुआ था और मैंने लिखा था गुम हुआ है, और उसकी मैंने डिटेल भी दी थी कैसे कैसे गुम हुआ है, और मेरा वीज़ा इशू हुआ आपके सामने। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है यूएस में, तो आपने यहाँ पे सिंपल नो क्लिक करना है और यहाँ पे अपने होटल का नाम लिखना है। ठीक है, जो आपने होटल बुक किया है। होटल बुक करने के बाद यहाँ पर रिलेशन में आपने अदर पे आ जाना है। ठीक है, अदर पे आके यहाँ पे आपने अपने होटल का एड्रेस लिख देना है, होटल कहाँ है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेट लिख देनी है यहाँ पे, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टेट भी है। उसके बाद इसका जिप कोड मुझे याद नहीं क्या है, चलो ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिख देना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस अगर है तो ठीक है, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई करके नेक्स्ट चले जाना है आपने आगे। उसके बाद आपकी फैमिली में आ जाता है जी, आपके फादर का नेम आ जाता है। ठीक है, आपके फादर का नेम, ये सेकंड नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, वो यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपने। इन योर फादर इन यूएस, नहीं फादर यूएस में नहीं है। उसके बाद मदर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है जी, मदर की इन्फॉर्मेशन डालनी है आपने। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाए कि मदर यूएस में नहीं। इसके अलावा आपका कोई रिलेटिव, मदर और फादर के अलावा आपका कोई रिलेटिव यूएस में है, अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो। कोशिश करें कि नो ही लिखें, उनको ना ही बताएंगे आपको कोई उधर रहता है। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन यूएस, मतलब कि आपके पेरेंट्स के अलावा कोई रिलेटिव है, और उनके अलावा भी अगर कोई रिलेटिव है। सारी क्वेश्चन आपसे ये दोबारा पूछ रहा है। ये आगे जाके आपके स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अगर आपने आईडी कार्ड अपने नाम पे अपनी वाइफ का बनाया है तो यहाँ पे सेकंड नेम आपका ही नाम आएगा, और आगे आपके वाइफ का नेम, फर्स्ट नेम जो होगा। तो अपने आईडी कार्ड के मुताबिक उसका नाम लिख दें उनका, अपनी वाइफ का, और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उसके अलावा उनकी कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है, पाकिस्तान, वो किस सिटी में पैदा हुई, वो सिटी का नाम लिख दें। तो उनकी सिटी का नाम लिखना जहाँ वो पैदा हुई हैं, आपने अपनी का नहीं लिख देना। ठीक है, उसके बाद अगर आपने उनका बनाया हुआ आईडी कार्ड नया, तो जाहिर सी बात है फिर आपका एड्रेस उनका एड्रेस सेम होगा, तो सेम एज ए मेलिंग एड्रेस पे क्लिक करें। आगे आगे आपके ऑक्यूपेशन के बारे में, आपका बिज़नेस कौन सा है, इसमें अगर आपका कोई है बिज़नेस तो वो लिखें। आपकी कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके भी ऑप्शन है।
अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर है तो एग्रीकल्चर, अदरवाइज़ बिजनेसमैन है तो बिज़नेस पे क्लिक करेंगे तो साथ ही आगे ऑप्शन ओपन हो जाएगी कि आपके यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरे बिज़नेस का नाम है नुमान ट्रेडर। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे बिज़नेस का, बिज़नेस आपका किस सिटी में है वो लिखेंगे। तो यहाँ आपने किस सूबे में है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे ज़िप कोड लिखेंगे, नीचे मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर अपने हमेशा ऐसे लिखना है 0092। उसके बाद अपना आगे मोबाइल नंबर शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्री लिखनी है अपनी पाकिस्तान। तो आपने बिज़नेस स्टार्ट कब किया है वो डेट आपने मेंशन करनी है, किस डेट को आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है। मंथली आपकी इनकम कितनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 लाख है तो 2 लाख लिखें, 1.5 लाख है तो 1.5 लाख लिखें। आपकी ड्यूटीज़ क्या है अपने बिज़नेस के अंदर, तो यहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मेरा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र से रिलेटेड बिज़नेस है फार्मर के साथ, तो मैंने अपना लिखा था कि मेरा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का बिज़नेस है। उसके अंदर मेरी ड्यूटीज़ ये है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अपने कस्टमर को तक पहुँचाता हूँ और उनको अच्छी किस्म की जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता हूँ। मेरा बिज़नेस काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है और मेरा मंथली अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2 से 2.5 लाख जो जितनी भी अमाउंट बनती है आपकी मंथली, वो मैंने अपने अंदर इधर पुट करके इतना सिर्फ लिख के तो इसको नेक्स्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपका एक्चुअली में आप करते क्या, आपकी ड्यूटीज़ क्या है आपके बिज़नेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप पहले कहीं काम करते रहे हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने इधर लिखनी है, ठीक है। अगर नहीं करते रहे तो नो। उसके बाद आपने आपके पास कोई डिग्री है 12वीं या 12वीं से ऊपर की तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम, उसका एड्रेस, सिटी का नाम, जिप कोड, कंट्री कौन सी थी, कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, कब स्टार्ट किया और कब आपने कोर्स ख़त्म किया। अगर आप मतलब 12वीं से आप नीचे पढ़े हुए हैं तो उसके फिर आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ गया आपका, यहाँ पे लिखा है आपका कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से तलक रहा है तो आपका नहीं है। तो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज लिखनी है, सेलेक्ट करनी है कौन कौन सी लैंग्वेज आप जो है वो बोल सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश हो गई, उसके अलावा उर्दू हो गई, ठीक है। पंजाबी भी आती है, पंजाबी भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैंने पंजाबी भी मेंशन की थी। उसके बाद आ गया जी आपके लास्ट 5 ईयर में जो आपने कंट्री ट्रैवल की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी कंट्री का नाम लिखना है। जैसे कि कोई भी अपनी कंट्री ट्रैवल किया है, बेशक एक कंट्री 10 दफ़ा भी ट्रैवल किया है तो उसको आप एक दफ़ा ही यहाँ पे लिखेंगे और उसके बारे में नहीं लिखेंगे जिस वीज़े का आपके पासपोर्ट पे सिर्फ, जिसका वीज़ा सिर्फ आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है, मतलब सिर्फ स्टिकर लगा हुआ है लेकिन आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, वो आप इसके अंदर मेंशन नहीं किएंगे। जिसके ऊपर आपने ट्रैवल किया है सिर्फ वो मेंशन कर सकते हैं। और कुछ ये क्वेश्चन और हैं, ये आप इसके बारे में ये आप चेक कर सकते हैं। डू यू हैव बिलोंग टू कंट्रीब्यूटर वर्क फॉर एनी पर्सनल सोशल कंट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके कुछ क्वेश्चन है। इसको मैं ज़्यादा आपके सामने बोलता रहूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मोस्टली इसके अंदर ये लिखा है कि आपने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से तलक रहा है या आप को किसी मिलिट्री की आपने कोई ट्रेनिंग ली है या मनी लॉन्ड्रिंग में आप मुलव्वस रहे हैं या ये गर्ल्स ट्रैफिकिंग में आप मुलव्वस रहे हैं या ड्रग्स एडिक्ट रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। ये आपने थोड़े से रीड कर लेना है क्योंकि ये 5 पेजेस हैं, ये देखें, ये आपने थोड़े से रीड करके तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन में आपको नो ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं भी आपने यस लिखा तो वहाँ पे आपसे वो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि आप किस काम में मुलव्वस रहे हैं, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी में मुलव्वस रहे हैं। तो मोस्टली यहाँ पे नो ही आता है, ठीक है। ये सारा क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आप आर्मी में रहे हैं तो वो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि यस हम आर्मी में रहे हैं, अगर नहीं रहे तो नहीं। ये देखा जैसे कि ये क्वेश्चन था कि आर यू मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी किस्म के होते हैं, ठीक है। ये आपने रीड करना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन असिस्ट, इस पे भी नो है। हैव यू एवर बीन रिमूव फ्रॉम, ये क्वेश्चन है कि आप कभी किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं तो इसके बारे में यहाँ पे लिखना है यस और नो। ये यहाँ पे डिपेंड करता है आपने यहाँ पे सच बोलना है या झूठ बोलना है, ये इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। ये क्वेश्चन के कुछ 5 पेजेस थे वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी तो आप किसी भी फ़ोटोशॉप वाले के पास जाएँ, उसको जाके हैं कि यूएस के रिलेटेड मुझे पिक्चर चाहिए तो वो उस तरह बनाएगा, बिल्कुल मतलब कि किसी किस्म के उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाएगा, बिल्कुल जिस तरह की पिक्चर है उस तरह की 2x2 की बना के आपको देगा। तो आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में भी लेके आएँ क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर अपलोड करते हैं, आप साथ भी लेके जाएँ वैसे, लेकिन वो मांगते नहीं है, लेकिन एहतियातन आपके पास होनी चाहिए। ये आपकी पिक्चर अपलोड हो गई। ये आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू आपको दे रहे हैं सारा, ये जो साइट पर आपको ऑप्शन आएंगे
जाएगी। रिव्यू हो गया, नेक्स्ट करें जी। आप चेक कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो रॉन्ग तो नहीं है जो आपने दी है। तो आप एक दफ़ा अपना सारा फॉर्म दोबारा रीड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं, ये देखें आगे चलते हैं, ये फैमिली की इन्फॉर्मेशन आ गई, या एजुकेशन और ट्रेनिंग की आ गई इन्फॉर्मेशन, ये सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड की आगे सारी आपकी। उसके बाद ये आगे लोकेशन की कि आपने कहाँ पे आपने जो है ना फाइल सबमिट करानी है। एडिट लोकेशन आप कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान इस्लामाबाद में करना चाहते हैं तो पाकिस्तान इस्लामाबाद, नहीं तो एडिट लोकेशन करके यहाँ पर कराची भी आ जाता है, कराची पाकिस्तान। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये देखें ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है कि प्रिपेयर ऑफ एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन फिल करने में आपकी किसी ने मदद की है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवाते हैं तो यहाँ पे यस करके तो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता है कि अपना नाम, अपने कंपनी का नाम, मतलब ट्रैवल एजेंसी का एड्रेस, ये सब कुछ नीचे डाल देते हैं, जिस पर ये होता है कि वो आपको वीज़ा जो है ना मोस्टली रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त का रिफ्यूज़, उन्होंने कहा कि हम किसी ट्रैवल एजेंसी वालों को वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते, या ग्रुप के अंदर कि ये जो लेके जाते हैं हम उनको नहीं करते। अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर ठीक है। तो ये अगर यस करते हैं तो मोस्टली वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए नो पे हो, अगर आप अपना फॉर्म खुद ही फिल कर रहे हैं खुद ही फिल करें, किसी से ना फिल करवाएं। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर और ये कोड लिख के जब अपडेट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होके अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी थी और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि यह फॉर्म किस तरह फिल करना है। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, जब आप ये फिल करके अपडेट कर देंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन पेज होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कन्फर्मेशन पेज है। तो ये कन्फर्मेशन पेज पे ये 3 ऑप्शन है, प्रिंट कन्फर्मेशन, ये प्रिंट कर लेना है, प्रिंट एप्लीकेशन, ये जो आपने एप्लीकेशन सारी कंप्लीट की है उसका प्रिंट भी आपके पास आ जाएगा, सेफ हो जाएगा, वो भी अपने पास रखें। वो साथ नहीं लेके जाना होता, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि आप इससे देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। क्योंकि हो सकता है अपॉइंटमेंट आपकी 5 माह बाद की हो और आपको पता ना चले कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, याद ना हो, तो वहाँ सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल भी कन्फर्मेशन पेज कर सकते हैं, ये आपके पास ईमेल के तौर पर भी सेव हो जाएगा, लैपटॉप में भी सेव हो जाएगा और ये एप्लीकेशन भी सेव हो जाएगी। ये तीनों पर क्लिक करें तो सिंपल ये इतनी सारी एप्लीकेशन फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई क्वेश्चन होगा, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने की वजह से तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।